इस वीडियो में हम एक्जिमा से पीड़ित लोगों द्वारा की जाने वाली 6 सबसे बड़ी गलतियों और उन्हें कैसे टालें, इस पर चर्चा करेंगे। हम हाल ही में एक्जिमा मरीजों के साथ मेरे व्यक्तिगत अनुभवों की समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि वे अपनी स्थिति को सही तरीके से कैसे संभालते हैं। यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी, तो अंत तक जुड़े रहें। नमस्ते, मैं डॉक्टर चानू दसारी हूँ, एक सर्जन जो आंत माइक्रोबायोम की गड़बड़ी से होने वाली सूजन को ठीक करने में विशेषज्ञता रखते हैं। मेरा तरीका, जिसे माइंड-गट इम्यूनिटी मेथड कहा जाता है, ने हजारों मरीजों को ऑटोइम्यून बीमारियों और पाचन संबंधी समस्याओं से उबरने में मदद की है। हम जटिल और गंभीर स्थितियों को बिना दवा के ठीक कर सकते हैं। इसमें ऑटोइम्यून सूजन और पाचन संबंधी गड़बड़ी शामिल है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि हम यह कैसे करते हैं और हमारे असली सफलता की कहानियां जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं या gclinic.com पर विजिट करें और एक डिस्कवरी कॉल के लिए अनुरोध करें। अब यह चर्चा मुख्य रूप से एक्जिमा पर केंद्रित होगी। वर्षों से मेरे पास कई ऐसे लोग आए जिन्होंने एक्जिमा के लक्षणों को उलट दिया और बिना दवा के सूजन पर काबू पाया। लेकिन इन लोगों को खास क्या बनाता है? क्योंकि अक्सर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप सुनते हैं कि एक्जिमा का इलाज नहीं हो सकता। असल में वे आपको बस कुछ टेस्ट, दवाइयाँ और क्रीम्स दे सकते हैं, बस इतना ही। मैं आपको अपनी खुद की सूजन से जूझने के अनुभव से बता सकता हूँ कि मुझे बहुत सी ऐसी बातें बताई गईं जो बिल्कुल भी सच नहीं थीं। तो इस वीडियो में मैं उन सबसे बड़ी गलतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ जो लोग एक्जिमा के लिए गलत सलाह सुनकर करते हैं, और उम्मीद है कि आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्जिमा से असाधारण रूप से कैसे ठीक हुआ जा सकता है और इसे हमेशा के लिए कैसे पलटा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्जिमा का इलाज करते समय 6 गलतियों से बचना चाहिए। नंबर 1, मल त्याग को नजरअंदाज करना। जैसा कि आप जानते होंगे, इम्यून सिस्टम का 70% से 80% हिस्सा आंत में होता है। इसे म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू या संक्षेप में मार्ट कहा जाता है, और यह लगभग पूरे पाचन तंत्र को ढकता है। लीहा जिगर में अतिरिक्त इम्यून टिश्यू, मुंह, ऊपरी श्वसन मार्ग महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आमतौर पर जब हम ऐसी सूजन देखते हैं जो पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है, चाहे वह त्वचा हो, जोड़ हो, नसें, थायराइड, आंत, लार ग्रंथियां, इन सभी में होने वाली सूजन, जिसमें थकान, दिमागी धुंध, आंखों में सूखापन, दर्द जैसे लक्षण भी शामिल हैं, यह सारी सूजन मूल रूप से पाचन तंत्र से शुरू होती है और वहीं से ट्रिगर हो सकती है। अंत में प्रभावित होने वाला अंग मस्तिष्क, जोड़, जिगर, आंखें, लार ग्रंथि, नसें, त्वचा, थायराइड या कोई और हो सकता है, और यह उस विशेष बीमारी से जुड़ा होता है। तो अंतिम प्रभावित अंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो पैटर्न मैं अक्सर देखता हूं वह यह है कि सूजन की शुरुआत पाचन तंत्र से होती है, और यह बात कई शोध अध्ययनों में भी सही पाई गई है। एक प्रसिद्ध प्रयास चल रहा है जिसे अमेरिकन गट प्रोजेक्ट कहा जाता है। यह एक प्रिसिजन न्यूट्रिशन और प्रिसिजन मेडिसिन प्रोजेक्ट है जिसे कुछ शीर्ष स्तर के विश्वविद्यालय अस्पतालों में चलाया जा रहा है, जिनमें कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन दिएगो भी शामिल है। वे शरीर में सूजन के स्तर की भविष्यवाणी करने में सक्षम हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि किसी व्यक्ति को लक्षणों की तीव्रता कब महसूस होगी। वे यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यह कब होगा, उस व्यक्ति के मल के आधार पर। वे मूल रूप से मल का विश्लेषण करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह व्यक्ति अगले कुछ दिनों से हफ्तों में सूजन के बढ़ने की कगार पर है। यह रोचक है कि केवल आपके मल के आधार पर कई दिन पहले ही यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि आपके शरीर में क्या चल रहा है। तो इसका आपके लिए क्या मतलब है? आमतौर पर जब आपके शरीर में सूजन की मात्रा अधिक होती है, तो इसका आपके पेट में हो रही गतिविधियों से संबंध होता है, खासकर कि आपके पेट में कौन से बैक्टीरिया हैं, वे भोजन को कैसे पचाते हैं। तो यह कैसे होता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि नियमित और बार-बार मल त्याग होना बहुत ज़रूरी है। यह बात तो स्पष्ट लगती है, लेकिन जिन ज़्यादातर लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, उनके लिए यह एक चुनौती है। वे रोज़ नहीं जाते, या अगर जाते भी हैं, तो पूरी तरह से पेट साफ नहीं होता, और यह एक समस्या बन सकती है। दूसरी बात यह भी ज़रूरी है कि आंतों के माइक्रोबायोम को प्रजातियों के हिसाब से बेहतर बनाया जाए। मैं कई तरह के उन्नत मल परीक्षणों की व्याख्या करता हूँ, जो आंत में मौजूद विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और कैंडिडा जैसे फंगस की आबादी को दिखाते हैं। हम बैक्टीरियल मेटाबोलाइट्स जैसे मीथेन को भी देखते हैं,
जो आपको सीबो या आईएमओ में देखने को मिल सकता है। हम ऐसे रसायनों को भी देखते हैं जैसे जोन्यूलिन जो लीकी गट में पाया जा सकता है। इन सभी आंकड़ों से पता चलता है कि आंतों के माइक्रोबायोम में एक व्यापक गड़बड़ी है और यह बहुत जरूरी है कि हानिकारक सूक्ष्मजीवों से मुकाबला करने के लिए नियमित और बार बार नई स्वस्थ प्रजातियों को सिस्टम में शामिल किया जाए। अब मेरा विश्वास है कि अगर आप जीआई ट्रैक्ट का उन्नत फंक्शनल परीक्षण कराते हैं, अगर आप यह परीक्षण तब कराते हैं जब आपके शरीर में सूजन है, तो हर चीज पॉजिटिव निकलती है। लेकिन अगर आप यह परीक्षण तब दोहराते हैं जब सूजन ठीक हो चुकी होती है, तो इसके परिणाम सामान्य सीमा के अधिक करीब आते हैं। एक कमी यह है कि जब आपके शरीर में सूजन होती है, मान लीजिए आपने ये सभी उन्नत जीआई परीक्षण करवा लिए हैं और आपको यह नहीं पता कि ध्यान किस पर केंद्रित करना है। आप कैंडिडा खत्म करने, एंटीबायोटिक्स से सीबो दूर करने या सप्लीमेंट्स से लीकी गट ठीक करने उलझ सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें तो मुख्य समस्या नियमित मल त्याग न होना है, और अगर आप इस मूल समस्या को ठीक नहीं करते तो यह स्थिति फिर से लौट सकती है और खास तौर पर ऑटोइम्यून सूजन का कारण बन सकती है। मल त्याग के अलावा यह भी बहुत जरूरी है कि आहार स्वस्थ माइक्रोबियल कॉलोनियों को समर्थन दे और अच्छे व बुरे सूक्ष्मजीवों के संतुलन को न बिगाड़े। आंतों की प्रणाली में हमेशा बदलता रहने वाला बैक्टीरिया, फंगस और वायरस का मिश्रण होता है। इनमें से कुछ बैक्टीरिया मीथेन बनाते हैं, जैसे कि आईएमओ सीबो के मामले में होता है। बैक्टीरिया का यह विशेष उपप्रकार आर्की बैक्टीरिया कहलाता है। इनमें से कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि कुछ नहीं करते। एंटीबायोटिक्स से स्वस्थ बैक्टीरिया भी नष्ट हो सकते हैं, जिससे आपको सी डिफिसाइल कोलाइटिस स्थितियां हो जाती हैं। सी डिफ होता है जब आपके जठरांत्र संबंधी मार्ग में क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की वृद्धि हो जाती है। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम एक बायोफिल्म बनाता है जो अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। तो जब आपको यह स्थिति होती है, तो अगर आप नहीं जानते कि क्या करना है, तो इससे छुटकारा पाना खासा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यही बात कैंडिडा की अत्यधिक वृद्धि पर भी लागू होती है। कभी कभी फंगस भी शरीर में पूरी तरह हावी हो सकता है और अत्यधिक मात्रा में हिस्टामिन का उत्पादन कर सकता है। ऐसी स्थिति में आपको एलर्जी, पित्ती, दिमागी धुंध और पेट फूलना जैसी समस्याएं दिख सकती हैं। आपको त्वचा और नाखूनों में भी बदलाव नजर आ सकते हैं। साथ ही एलर्जी के लक्षण जैसे पोस्टनेचर ड्रिप और आंखों में सूखापन भी हो सकता है। कुछ खास बैक्टीरिया हिस्टामिन के स्तर में अचानक वृद्धि कर सकते हैं। यह आपके खानपान के प्रकार पर निर्भर करता है, साथ ही बैक्टीरिया के प्रकार और इस पर भी निर्भर करता है। एक पहलू जिसे अब भी नजरअंदाज किया जाता है वह है वायरस। वायरस कोशिकाओं को संक्रमित कर सकते हैं, लेकिन वे बैक्टीरिया को भी प्रभावित कर सकते हैं। वायरस सीधे बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक कोड इंजेक्ट करने में सक्षम होते हैं और कुछ बैक्टीरियल स्ट्रेनों की विषाक्तता, वायरुलेंस में योगदान कर सकते हैं। वे ऐसे जीन भी प्रदान कर सकते हैं जो कुछ एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। तो फंगस, बैक्टीरिया और वायरस और मानव माइक्रोबायोम में योगदान करते हैं, और इन सूक्ष्मजीवों के अपने जीन, अपनी मेटाबॉलिज्म और अपनी वृद्धि के पैटर्न होते हैं, जो या तो मानव शरीर का समर्थन कर सकते हैं या कभी कभी उसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जानना महत्वपूर्ण है कि किण्वन के अपशिष्ट उत्पाद हिस्टामिन बायोफिल्म आंतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इम्यून सिस्टम को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है। इन चुनौतियों को देखते हुए आहार कुछ लाभकारी सूक्ष्मजीवों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दूसरा, बहुत अधिक चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स। मुझे यह सवाल बहुत बार मिलता है, खासकर मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं सुनता हूं कि लोग अपनी डाइट से चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स को हटा देते हैं और सिर्फ इतना करने से ही उनके लक्षण हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। और इसमें काफी सच्चाई भी है। कई कारण हैं जिनकी वजह से चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स शरीर में तबाही मचाते हैं। एक तो यह कि ये आंत के माइक्रोबायोम को असंतुलित कर देते हैं। चीनी और रसायन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम और ऊपरी श्वास मार्ग में हानिकारक बैक्टीरिया की अधिकता पैदा करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि सामान्य मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म जब चीनी की मौजूदगी में होता है तो इससे हानिकारक कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स बनते हैं, जैसे कि एराकिडोनिक एसिड, और यह ऊतकों को ऑक्सीडाइज कर देता है।
चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों की उपस्थिति बढ़ाते हैं और ऐसे एंजाइम्स को सक्रिय करते हैं जैसे फैटी एसिड सिंथेज, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस और पेरोक्सिसोम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर गामा, जिन्हें प्रोसेस्ड फूड्स के सेवन से असंतुलित किया जा सकता है। इसके अलावा चीनी के कारण बैक्टीरिया और फंगस की अत्यधिक वृद्धि शरीर में हिस्टामिन उत्पादन का एक बड़ा कारण है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। अत्यधिक चीनी का सेवन प्रो इन्फ्लेमेटरी पाथवे जैसे एनएफ कप्पा बीटा को भी सक्रिय कर सकता है, जिससे और भी ज्यादा सूजन पैदा करने वाले साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। आपको मेरी अन्य व्याख्यानों से यह भी याद होगा कि कुछ रासायनिक एडिटिव्स के सेवन पर शरीर प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियां उत्पन्न कर सकता है, जो लिपिड्स, प्रोटीन और डीएनए जैसी कोशिकीय संरचनाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। प्रभावित बायोकेमिकल पाथवे में प्रोक्सीडेंट एंजाइम्स जैसे नैडफ ऑक्सीडेज और ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का सक्रिय होना और शरीर में प्राकृतिक रूप से सुरक्षा करने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज, कैटालेज और ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज का अवरोधन भी शामिल है। इसका मतलब यह है कि अत्यधिक चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और प्राकृतिक मरम्मत तंत्र को गंभीर रूप से सीमित कर सकते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसा हर किसी के साथ क्यों नहीं होता। कुछ लोग कार्ब्स, चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं और उन्हें बिल्कुल भी कोई समस्या क्यों नहीं होती, और इसका जवाब है कि क्योंकि वे लोग सूजनग्रस्त नहीं हैं। जब शरीर में सक्रिय सूजन नहीं होती तो वह आमतौर पर इस तरह के खाद्य पदार्थों को संभाल सकता है। बच्चे इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हैं। अगर मान ले कि उन्हें कोई सूजन संबंधी बीमारी नहीं है, तो बच्चे बड़ी मात्रा में प्रोसेस्ड फूड्स, कार्ब्स, चीनी आदि खा सकते हैं और उन्हें कुछ नहीं होगा। हो सकता है वे थोड़े ज्यादा सक्रिय हो जाएं और फिर थक जाएं, लेकिन उनमें वैसी तेज सूजन नहीं होती जैसी कुछ लोगों में होती है, जिनमें सक्रिय इम्यून सूजन होती है। यहाँ तक कि मेरी क्लिनिक में भी जब लोग अपनी सूजन संबंधी बीमारियों से उबर जाते हैं और कई महीनों तक लक्षण मुक्त रहते हैं, तो वे फिर से कुछ चीजें खा सकते हैं, क्योंकि शरीर अब ट्रिगर नहीं होता और वह इन चीजों को बिना किसी समस्या के संभाल सकता है। लेकिन जब आप सूजनग्रस्त होते हैं तो आप डाइट के योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तीसरा कारण फाइटोन्यूट्रिएंट्स की कमी। यह एक और विषय है जो हमेशा सामने आता है। मेरे वीडियो में हमेशा कुछ ट्रोल्स होते हैं जो कहते हैं कि पेलियो और कार्निवोर डाइट्स हर समस्या का हल हैं, और यह सोच काफी समय से चली आ रही है। क्या आपको एटकिंस डाइट या वेट वॉचर्स याद है? इन डाइट्स के काम करने का कारण यह है कि ये ज्यादातर शुगर और प्रोसेस्ड कार्ब्स से बचती हैं। तो मान लीजिए कार्निवोर डाइट के फायदे खुद खाने की कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से होते हैं। यह भी मदद करता है कि ये खाने पेट में फर्मेंट नहीं होते। तो इन डाइट्स में कुछ फायदेमंद तत्व हैं। हालांकि जो समस्या मैं देखता हूँ, केवल मांस पर आधारित डाइट उतनी मददगार नहीं है जितनी कि फाइटोन्यूट्रिएंट डाइट। आम तौर पर पोषण की बात करते हैं तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देखते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स आणविक यौगिक हैं जो पौधों और फफूंद में पाए जाते हैं और मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शुगर और प्रोसेस्ड कार्ब्स से बचना जरूरी है। असल में पेलियो डाइट्स और कार्निवोर डाइट्स से जो ज्यादातर फायदा मिलता है वह इन डाइट्स के कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से होता है। इनमें फर्मेंट होने वाले तत्व भी ज्यादा नहीं होते। लेकिन इन डाइट्स की सबसे बड़ी कमी, और यही वजह है कि ये लंबे समय में समस्याएं पैदा कर सकती हैं, यह है कि इनमें आमतौर पर फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते। और फाइटोन्यूट्रिएंट्स की 8 मुख्य उपश्रेणियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनमें तरपीन, फिनोल, क्लोरोफिल, थायोसाइनेक्स, फाइटोएंजाइम्स, फाइटो ऑयल्स, प्रीबायोटिक्स और एल्कलॉइड्स शामिल हैं। तो कल्पना कीजिए कि इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स का व्यवस्थित अध्ययन किया जाए और फिर इन्हें डाइट प्लान में शामिल किया जाए। खैर, यही मैंने किया है और इसे द फाइटोन्यूट्रिएंट डाइट या संक्षेप में फाइटो डाइट कहा जाता है। और आप इसका प्राइमर अमेज़न पर सिर्फ मेरा नाम और द फाइटो डाइट प्राइमर सर्च करके पा सकते हैं। मेरे विचार में फाइटो डाइट भोजन विकल्पों के लिए एक अधिक उपयोगी ढांचा प्रदान करती है, क्योंकि इसमें भोजन योजनाएं डाइट में फाइटोन्यूट्रिएंट्स को अधिकतम करने पर आधारित होती हैं।
साथ ही यह जरूरी नहीं कि मांस या पशु उत्पादों को पूरी तरह से बाहर कर दे। तो जो लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ वेगन या पूरी तरह से प्लांट बेस्ड है, वे गलत हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लांट बेस्ड खाद्य पदार्थ भी अस्वस्थ हो सकते हैं और सूजन संबंधी बीमारियों को और खराब कर सकते हैं। बड़े बड़े खाद्य वर्गों को बिना सोचे समझे देखने के बजाय, जैसे कि प्लांट बेस्ड, कार्निवोर या एनिमल बेस्ड, और डाइट को इन बड़े बहुत ही व्यापक लेबल्स के साथ जोड़ने के बजाय, मैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स का उपयोग करता हूं यह तय करने के लिए कि कोई भोजन लाभकारी है या हानिकारक। और मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही ढांचा देता हूं जब वे अपने भोजन के विकल्प चुनते हैं। इन डाइट्स के हिस्सों को हर व्यक्ति के अनुसार अनुकूलित करना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि सबसे अच्छे परिणाम मिल सकें। डाइट बीमारियों को हल करने में सक्षम है। यह आंत में स्वस्थ माइक्रोबियल कॉलोनियों का समर्थन करती है। आपने स्लाइड्स देखी, वे मेरी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फाइटोन्यूट्रिशन विषय पर टॉक से थीं। तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे बहुत ध्यान और मीडिया कवरेज मिल रहा है, और मुझसे अक्सर मेरे फाइटो डाइट और उसके काम करने के तरीके के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। नंबर 4, तनाव और ट्रॉमा की अनदेखी करना। कनाडाई चिकित्सक गैबर माटे ने प्रसिद्ध रूप से कहा है कि तनाव और ट्रॉमा ही ऑटोइम्यून सूजन और पाचन संबंधी गड़बड़ी की जड़ हैं। अपनी किताब द मिथ ऑफ नॉर्मल में वे कहते हैं कि कुछ लेखक मानते हैं कि यही मुख्य कारण है। मैं आपको अपने क्लाइंट्स के साथ काम करने के व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूं कि लगभग हमेशा यही मामला होता है। मैं इस बारे में जांचने के लिए कुछ बुनियादी सवाल पूछता हूं। मैं पूछता हूं, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी जरूरत है जो पूरी नहीं हो रही? अपूर्ण जरूरतों में प्रकृति के बीच समय बिताना, आराम, विश्राम, नींद, अंतरंगता, शारीरिक गतिविधि, रचनात्मक कलात्मक अभिव्यक्ति और स्वस्थ भोजन खाने के अवसर जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। जब मैं उनसे इन अपूर्ण जरूरतों के बारे में पूछता हूं, तो लगभग हर व्यक्ति जिससे मैं बात करता हूं, यानी 100% लोग, कम से कम एक या दो ऐसी जरूरतें बताते हैं। अब अगला सवाल जो मैं पूछता हूं वह है, क्या चीज आपको उस अपूर्ण जरूरत को पूरा करने से रोक रही है? और आमतौर पर यह किसी न किसी प्रकार की जिम्मेदारी होती है। या तो वे कहते हैं, मुझे काम करना है, या मुझे अपने बच्चों या किसी बुजुर्ग रिश्तेदार की देखभाल करनी है, या मेरी कुछ सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। तो मूल रूप से इसका मतलब यह है कि वे अपने दिन का अधिकांश समय वे चीजें करने में बिताते हैं जो उन्हें करनी ही पड़ती हैं, जिसका मतलब है कि वे अपनी खुद की जरूरतों और उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो वे करना चाहते हैं। वे अपना पूरा दिन नकारात्मक परिणामों से बचने, अपनी जिम्मेदारियां निभाने और दूसरों को खुश करने में बिता देते हैं, और वह भी अपनी कीमत पर, और यह खतरनाक हो सकता है। तो इसे ट्रॉमा क्यों कहा जाता है? ऐसा लगता है कि अभी जो हमने चर्चा की, वह तो इस दुनिया के लगभग हर इंसान के साथ होता है। दरअसल गाबोर माटे ट्रॉमा को छोटे टी वाले ट्रॉमा और बड़े टी वाले ट्रॉमा में फर्क करते हैं। बड़े टी वाले ट्रॉमा में दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शारीरिक हमला या किसी प्रियजन की मृत्यु जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। लेकिन छोटे टी वाले ट्रॉमा आम जिंदगी के ऐसे अनुभवों से भी हो सकते हैं जो धीरे धीरे व्यक्ति को अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करने और उनसे कट जाने के लिए सिखा देते हैं। और दुर्भाग्यवश बहुत से लोग, यहाँ तक कि वे भी जो अच्छी तरह से एडजस्टेड और सफल हैं, इससे जूझते हैं। माइंडगट इम्यूनिटी क्लिनिक में हमने हाल ही में एक ट्रॉमा और तनाव जागरूकता टूल को शामिल किया है, जिससे लोग इन समस्याओं की पहचान कर सकते हैं और जल्दी परिणाम देखने के लिए उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। हम एक सहायक संसाधन भी प्रदान करते हैं, जिससे लोग इन समस्याओं को एक उचित समय सीमा में हासिल कर सकें और पार कर सकें। नंबर 5, खराब नींद। अब तनाव और अधूरी जरूरतों के संदर्भ में बहुत से लोगों को आरामदायक नींद नहीं मिलती। उनकी नींद बार बार टूट सकती है या वे बार बार जाग सकते हैं। और हमारे पास नींद को बेहतर बनाने के लिए एक पूरा मॉड्यूल है, ताकि दिन भर के तनाव को आसानी से संभाला जा सके। सिर्फ एक दिन की खराब नींद भी कई दिनों तक बढ़ी हुई सूजन का कारण बन सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी नींद का हिसाब रखें और सच में ट्रैक करें कि आपको कितनी आरामदायक नींद मिल रही है। खराब नींद वाले लोगों में सूजन बढ़ाने वाले साइटोकाइंस अधिक होते हैं, जिससे ऑटोइम्यून सूजन और पाचन संबंधी गड़बड़ी और भी खराब हो जाती है। नंबर 6, बैठा हुआ जीवन शैली। अधूरी जरूरतों की थीम के तहत शारीरिक गतिविधि और व्यायाम की कमी एक छूटी हुई संभावना है। हर बार जब हम व्यायाम करते हैं,
हमारा शरीर सेल सिग्नलिंग अणु और हार्मोन छोड़ता है जो ऊतकों को ठीक करते हैं। ये लाभकारी रसायन सूजन को भी रोकते हैं। उदाहरण के लिए जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं उनमें लंबे समय तक टीएनएफ का स्तर कम रहता है। IL-6 और टीएनएफ वे सेल सिग्नलिंग अणु हैं जिन्हें आप खून में माप सकते हैं, जो यह भविष्यवाणी करते हैं कि शरीर की प्रतिक्रिया अस्वस्थ होगी या स्वस्थ। असल में ये साइटोकाइंस कई तरह की पुरानी बीमारियों में शामिल होते हैं। टीएनएफ का सबसे शक्तिशाली अवरोधक व्यायाम है। बैठी हुई जीवन शैली वाले लोगों में इसका स्तर अधिक होता है। यहाँ एक अध्ययन है जो इसी बात को देखता है। सिर्फ इतना ही नहीं, व्यायाम एक स्वस्थ माइक्रोबायोम को बढ़ावा देने में मदद करता है। और यहाँ एक और अध्ययन है जो इस पर केंद्रित है। आप सोच रहे होंगे, इतनी थकान और दर्द के साथ व्यायाम कैसे किया जा सकता है? जवाब है, आप खुद को अनुकूलित करते हैं। आप अपनी क्षमताओं के अनुसार एक व्यक्तिगत प्रशिक्षण योजना बनाते हैं। कभी कभी यह क्षमताओं की पहचान करना और ऐसे अभ्यासों और गतियों को बढ़ाना होता है जो जोड़ों या नसों पर ज्यादा दबाव नहीं डालते। कभी कभी यह धीमे, अधिक सोच समझकर किए गए वर्कआउट होते हैं ताकि मांसपेशियों की टोन बढ़ाई जा सके। अक्सर जब हम क्लिनिक में लोगों को सीमाओं के साथ देखते हैं तो हम उन सीमाओं के अनुसार काम करते हैं ताकि सफलता हासिल की जा सके। माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक में हम एक्जिमा के मूल कारणों को उलटने में विश्वास करते हैं ताकि स्थायी परिणाम मिल सके। हम सूजन के लिए दवाओं का इस्तेमाल किए बिना समाधान ढूंढते हैं और कोचिंग व विशेषज्ञ चिकित्सा समीक्षा की मदद से हम सुधार की दिशा में वास्तविक प्रयास कर सकते हैं, खासकर आहार, पाचन, नींद, तनाव और व्यायाम को बेहतर बनाने के लिए। ये वे मुख्य क्षेत्र हैं जो एक्जिमा में योगदान करते हैं और इसे और भी खराब बनाते हैं। अब अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे एक्जिमा है और यह वीडियो उसके लिए फायदेमंद हो सकता है तो जरूर उसे बताएं। मैं एक्जिमा दवाओं के बिना प्राकृतिक रूप से कंटेंट डालता हूं। तो और जानकारी के लिए माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक मैं हूं डॉक्टर दास।